हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो बचे हुए टॉपिक हैं ये टॉपिक हम पहले ही कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और आज शुरू करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के डेरिवेशन से। सो डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं और थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, दोनों से ही करके देखेंगे। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हो, उसमें जितने भी पार्टिकल्स है उनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी सेम रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला जो होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डेराइव करेंगे, या फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको वेरीफाई करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है ये आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स अप्लाई होगा किसी भी बॉडी पर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी का यूज़ करते हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे या फिर इसको वेरीफाई करेंगे। तो कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं अपने पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, M1 M2 M3 M4 इस तरीके से Mn तक है। ठीक है, और इनकी वेलोसिटी है U1 U2 U3 U4 कुछ इस तरीके से, है ना। तो इन सभी का जो मोमेंटम होगा, इन सभी का क्या होगा, मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस ऐसे ही करते करते Mn UN। ठीक है, Mn UN। ओके, अब ये सिस्टम जो है ना, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है ज़ीरो। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है और अगर हम इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करें तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, ज़ीरो, और यहाँ पे क्या बनेगा dp/dt। ओके, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। और आपको पता है डिफरेंशिएशन ज़ीरो किसका होता है, कांस्टेंट का होता है, यानी p क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। यानी आप क्या कर सकते हो, इसको p = कांस्टेंट लिख सकते हो यहाँ से। ओके, सो ये था सिंपल यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस M3 U3 प्लस Mn UN होगा, ठीक है, जिसको आप P बोल रहे हो, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं हम यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कैसे इसको हम वेरीफाई करें या डराइव करें। इसके लिए कंसिडर करते हैं दो मास है अपने पास, ये मास M1 है, ठीक है, और एक और मास है अपने पास, ये मास M2 है। ओके, मान लेते हैं ये A बॉडी है जो इधर जा रही है U1 वेलोसिटी से, और ये B बॉडी है जो जा रही है U2 वेलोसिटी से। ये यहाँ पर अभी बिफोर कॉलिजन का केस है, बिफोर कॉलिजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं U1 का वैल्यू ज़्यादा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे कोलाइड करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये है ड्यूरिंग कॉलिजन। ड्यूरिंग कॉलिजन के टाइम क्या हो रहा है, ये जो बॉडी A है ये इस B पर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, एक्शन फोर्स FBA बोलेंगे इसको, पढ़ेंगे कैसे इसको, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ओके, ऐसे ही एक्शन रिएक्शन, जो थर्ड लॉ क्या कहता है कि B भी इसके ऊपर क्या होगी, सेम या अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन अप्लाई करेगी, FAB मैं इसको बोल सकता हूँ, फोर्स ड्यू ऑन A ड्यू टू B, या रिएक्शन ऑन A ड्यू टू B। ओके, अब इसके बाद कोलिजन होने के बाद फिर से मान लेते हैं ये अलग हो जाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट A जो होगा इधर की तरफ, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी बदल गई है, V1 हो गई है, और B भी मान लेते हैं अभी उधर ही जा रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी बदल गई है, V2 हो गई है। इसका मास M1 था और इसका मास M2 था। तो ये आफ्टर कोलिजन का केस है, ये क्या है बच्चों, आफ्टर कोलिजन का केस है। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट जो एक्शन अप्लाई करेगा वो इक्वल होगा रिएक्शन के।
लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एफ ए बी का वैल्यू आप निकाल सकते हो बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ ए बी क्या है? एफ ए बी फोर्स ऑन ए है, यानी ए के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा क्या? एफ ए बी। और ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? सबसे पहले तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम क्या है इसका? ऑब्जेक्ट का m1v1, इनिशियल क्या था? m1u1। v1 में से माइनस करेंगे m1u1 और डिवाइड बाय कर देंगे टाइम से, जितने टाइम में उसका मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। और सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पर एफ बी ए रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? जो चेंज इन मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट बी, ये आपको रखना पड़ेगा, जो कि क्या होगा? m2v2 माइनस m2u2 डिवाइड बाय, इसको भी कितना टाइम लगा है? टी टाइम, क्योंकि दोनों ने सेम ऑब्जेक्ट्स के साथ कोलाइड किया। टी से कैंसिल आउट हुआ टी, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m2v2 प्लस m2u2 ओके इज इक्वल्स टू m1v1 माइनस m1u1। ओके, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा मेरे पास m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा? m1v1 प्लस m2v2। अब देखिए ये क्या है? ये तो इनिशियल मोमेंटम है इस सिस्टम का। क्या है? इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2। देखिए m1u1 प्लस m2u2, ये तो इनिशियल मोमेंटम है। तो ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, और ये क्या है? ये फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही तो कहता है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा, या फिर ये कहें मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बाय द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन।